Hello, my future math champions. This is Preeti Yadav, your maths की मैम. Welcomes you all to maths की क्लास. हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज डेटा हैंडलिंग. इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, वो सब इस वीडियो में हम ओवरव्यू लेंगे. अगली वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. आइए इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करें. हाँ जी, तो अब हम डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें डाटा का मतलब पता होना चाहिए. डाटा क्या होता है? व्हाट इज डाटा? ये तुम्हारा मोबाइल वाला डाटा नहीं है, 1 GB 2 GB पर डे, 5 GB पर डे, वो डाटा नहीं है. डाटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन. मान लो मैं तुम्हारी क्लास में आई, मैंने बच्चों से पूछा कि सब अपना वेट बताओ, तो कोई बताएगा 28 kg, कोई 30 kg, कोई 25 kg, कोई 32, कोई 38, कोई 40 kg, कोई 45 kg का भी होगा. तो डिफरेंट वेट है हर बच्चों का. तो ये मैंने तुम्हारी क्लास से बच्चों के वेट का डाटा इकट्ठा कर लिया. ठीक है, तो एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ नंबर, वर्ड, सिंबल्स और एनी अदर फॉर्म. चाहे तुम नंबर की फॉर्म में डाटा इकट्ठा करो, चाहे सिंबल की फॉर्म में, चाहे मेजरमेंट की फॉर्म में, चाहे वर्ड्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, वो तुम्हारा क्या होता है? डाटा होता है. नाउ व्हाट इज डाटा हैंडलिंग? डाटा हैंडलिंग का मतलब है डाटा को ऑर्गेनाइज करके लिखना, ताकि तुम्हें आगे वो फ्यूचर में काम आए फर्दर स्टडीज के लिए और कुछ रिजल्ट पे आने के लिए, कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए, कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए तुम्हें वो डाटा काम है. दैट इज डाटा हैंडलिंग. उसे ऑर्गेनाइज करके लिख लो. मान लो तुम्हारी क्लास में मैंने वेट पूछा हर बच्चे से. अब मान लो मेरे से किसी ने पूछा, मेरे से कोऑर्डिनेटर मैम ने आके अगर पूछ लिया कि बताओ तुम्हारी क्लास में 35 kg से कम कितने बच्चे हैं, उन्हें हम बैलेंस डाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि उनका वेट कम है, इसलिए हम उनको बैलेंस डाइट के बारे में बताएंगे. तो अब मैं ऐसे सोचने बैठू 35 से एक वो था, एक वो था, एक वो था, तो कितना टाइम लग जाएगा. अगर मैं डाटा को ऑर्गेनाइज करके लिखा है पहले से कि अंडर 30 इतने बच्चे, अंडर 35 kg इतने बच्चे, अंडर 40 kg इतने बच्चे, तो मेरे को आसानी होगी आंसर देने में कोऑर्डिनेटर मैम को, है ना. तो इसीलिए डाटा को ऑर्गेनाइज करके लिखना, वही क्या होता है? डाटा हैंडलिंग होता है. ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग मीन्स टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट द डाटा. डाटा को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, सो दैट इट कुड बी यूज्ड इन फर्दर स्टडीज एंड टू फाइंड सम रिजल्ट. समझ में आया डाटा हैंडलिंग और डाटा का मतलब? आगे बढ़े. तो अब नेक्स्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. डाटा को पिक्चर्स की मदद से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ताकि हम उसे देख के ही बता सके हर चीज का आंसर. जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ये पिक्चर दे रखी है, ठीक है, इधर लिखा है 0, इधर लिखा है 1 2 3 4. ये 28 kg, ये 30 kg, ये 35 kg और ये 40 kg. मान लो तुम्हारे पास एक ये पिक्चर दे रखी है, तो तुम देख के बता सकते हो कि कौन से केजी के बच्चे सबसे ज्यादा है क्लास के अंदर. 40 kg का सबसे हाईएस्ट है, 4 बच्चे हैं 40 kg के क्लास में. ठीक है, 35 kg के कितने बच्चे क्लास में? 2 बच्चे हैं. 28 kg का सिर्फ एक ही बच्चा है क्लास के अंदर. ठीक है, तो तुम पिक्चर की मदद से डाटा को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो और आंसर्स को दे सकते हो. ठीक है, तो द ग्रुप डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली फॉर इट्स क्लियर पिक्चर एंड इट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द डेटा. तुम्हारे पास ये पिक्चर दे दी, अभी से मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिए, तो कितने आसानी से तुमने क्वेश्चन दे दिए. और वही अगर मैंने रॉ डाटा तुम्हें दिया होता, मतलब मिक्स है 28 30 फिर 35 फिर 40 फिर 22 फिर 37, ऐसे मिक्स डाटा दे रखा है, तो तुम्हारे लिए आंसर करना मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए हम ग्राफ को डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते, ताकि हमको क्वेश्चन के आंसर देने आसान हो जाए. ठीक है, अब हम 3 तरीकों से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मान लो 28 kg के मैंने यहां पर बना दिए एक स्माइली, 2 स्माइली, और 30 kg की मैंने बना दी यहां पर 3 स्माइली, 1 2 और ये 3. वही मैंने 32 kg की बनाई एक स्माइली, 40 kg की मैंने बना दी 4 स्माइली. तो हम पिक्चर की मदद से भी देख के बता सकते हैं कि 32 kg का सिर्फ एक बच्चा है, एक स्माइली एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है. 28 kg के 2 बच्चे क्लास में, सबसे कम बच्चे कौन से वेट के हैं? 32 kg के सिर्फ एक ही बच्चा है. सबसे ज्यादा बच्चे कौन से वेट के हैं? 40 kg के 4 बच्चे हैं, सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो हम पिक्चर की मदद से देख के हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिक्चर की मदद से, वो होता है हमारा पिक्टोग्राफ. बार ग्राफ तुम्हारा यही है, इसमें तुम बार से रिप्रेजेंट करते हो.
ये जो हॉरिजॉन्टल ऐसे वो बने हुए हैं ना हाइट्स, इनको ही हम क्या बोलते हैं? बार्स। ये हमारी बार है, ठीक है, तो इसी को हम बार ग्राफ बोलते हैं। डबल बार ग्राफ में क्या हो जाएगा, जैसे ये है 0 1 2 3 4, ये बॉयज है पहले, फिर गर्ल्स है, फिर बॉयज है, फिर गर्ल्स है, फिर बॉयज है और फिर गर्ल्स है। यहां पे मैंने लिख दिया क्रिकेट, यहां पे लिख दिया मैंने टेनिस, यहां पर लिख दिया मैंने खो खो। तो डबल बार ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों की इंफॉर्मेशन को एक साथ दिखा रहे हैं। जैसे क्रिकेट में बॉयज कितने हैं? 1, गर्ल्स कितनी है? 2 इंटरेस्टेड, ठीक है। टेनिस में बॉयज कितने इंटरेस्टेड है? 2, और टेनिस में गर्ल्स कितने इंटरेस्टेड है? 3। खो खो में बॉयज कितने इंटरेस्टेड है? 1 लड़का इंटरेस्टेड है, और गर्ल्स कितनी? 4 इंटरेस्टेड है खो खो में, ठीक है। तो इस तरह से हमने डबल बार ग्राफ में बॉयज और गर्ल्स दोनों की इंफॉर्मेशन को दिखा दिया। ये होता है हमारा डबल बार ग्राफ, ठीक है। अब तुम्हारे चैप्टर में ये सब डिलीट हो चुका है, सिर्फ पाई चार्ट बचा है। तो अब हम पाई चार्ट सीखेंगे। ये सब बुक में बस ओवरव्यू दे रखा था तो मैंने दे दिया, तुम्हें समझा दिया, क्योंकि इनसे रिलेटेड एमसीक्यू तुम्हारे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाला क्योंकि डिलीट हो चुका है, एमसीक्यू आ जाए इसलिए मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया। अब हम पाई चार्ट पर चलते हैं। हाँ जी, तो चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे जो हमारे एग्जाम्स में आएगा, दैट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट का मतलब है हम सर्कल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो तुम्हारी क्लास में मैंने बोला कि हर बच्चे को बताना है कि उसका फेवरेट सिंगर कौन कौन है, तो मैं सर्कल की फॉर्म में दिखा रही हूं, जैसे इस तरह से देखो। ठीक है, इस तरह से मैंने सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि 50% बच्चों को हनी सिंह पसंद है, 10% बच्चों को दिलजीत पसंद है, 20% को करण औजला पसंद है और 20% को ही बादशाह पसंद है। तो मैंने तुम्हारी क्लास के फेवरेट सिंगर पूछे हर बच्चे से और उसको मैंने सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं या फिर पाई चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इफ यू रिप्रेजेंट द डाटा इन अ सर्कल फॉर्म, सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, then it is said to be pie chart। इसी को हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं। It shows the relationship between the whole and the part। इसकी मदद से मुझे एक पार्ट का रिलेशन पता लगता है, जैसे एक ये पार्ट है, इसका मेरे को रिलेशन पता लग रहा है पूरे क्लास की उससे, ठीक है, होल से। मतलब 50% का रिलेशन मेरे को पता लग रहा है पूरे 100% से, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बताता है ये किसी पार्ट और पूरे होल के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है। समझ में आया पाई चार्ट क्या होता है? अब जो मेन कहानी आती है वो आती है हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट। अब तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, मान लो, इससे तुम्हें पाई चार्ट को बनाना है, कैसे बनाओगे? सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट सर्कल का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये याद रखना है, ये यहाँ पे काम आने वाला है, देखो। और जो हम पाई चार्ट बनाते हैं उसमें हम हर सेक्टर का एंगल लेते हैं। हर सेक्टर का क्या लेते हैं? एंगल लेते हैं। हर सेक्टर का एंगल पता होना चाहिए, जब भी मैं पाई चार्ट बना सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ इंफॉर्मेशन मेरे को दी है, आइटम है कुछ और उनकी सेल है रुपीज के अंदर, ठीक है। किसी भी बेकरी की बात हो रही है, वहां पे जो फ्रूट ब्रेड है वो 80 रुपए की बिक जा रही है एक दिन में, केक जो है वो 160 रुपए के बिक रहे हैं, बिस्किट जो है वो 120 के बिक रहे हैं, और जो ऑर्डिनरी ब्रेड है वो 320 रुपीज की बिक रही है, और जो बाकी अदर सामान है छोटे मोटे वो 40 रुपीज के बिक रहे हैं एक बेकरी में। सबसे पहला काम जो है वो तुम्हें है इन सबका टोटल करना है। तो इन सबका टोटल कर लो, क्या आ रहा है? 4 5 6 7 8 16 16 एंड 6 22 2 3 4 5 6 7 720 आ गया इसका टोटल, ठीक है। अब जो मेन काम होता है वो होता है इसमें सेंट्रल एंगल निकालने का। सेंट्रल एंगल, अब वो सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है उसको देखो। जो भी चीज है, जो भी ये वैल्यू दे रखी है वो लिखो सबसे पहले ऊपर 80 अपॉन में टोटल, जो भी सबका टोटल आ रहा है दैट इज 720, मल्टीप्लाई कर दो इस 360 डिग्री के एंगल से, क्योंकि कंप्लीट एंगल मेरा 360 डिग्री होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 360 डिग्री से। अब एंगल निकालो, एक जीरो से एक जीरो गई, 8 1 जा 8 9 जा 72, 9 1 जा और 9 40 जा। तो जो मेरा
फ्रूट ब्रेड का एंगल आया वो आया 40 डिग्रीज। ठीक है, सबका निकालना है मेरे को। इसके बाद आ जाओ केक पे। केक कितनी वैल्यू है केक की? 160 रुपीज। तो 160 अपॉन में टोटल कितनी है? 720 मल्टीप्लाई कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, इसको भी कट कर लो, 0 से 0 गया, 9 8 जा और 9 4 जा, 8 1 जा, 8 20 जा, 160 मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 4 80 डिग्री। ये आ गया मेरा केक का सेंट्रल एंगल। ठीक है, नाउ बिस्किट की वैल्यू कितनी है? 120। तो 120 अपॉन में टोटल कितना है? 720 मल्टीप्लाई कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। कट कर लो, 12 1 जा, 12 6 जा, 6 1 जा और ये 60। ये कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेड है। ब्रेड की वैल्यू कितनी है? 320। तो 320 अपॉन में टोटल कितनी है? 720 मल्टीप्लाई कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का होता है। 0 से 0 गई, ये 8 पे चला जाएगा, 8 4 जा 32, 8 9 जा और ये 9 1 जा 9 40। ये आ गया 4 4 जा 16 दैट इज 160 डिग्री एंगल आ गया तुम्हारा ब्रेड का। अदर्स का 40 वैल्यू है तो 40 अपॉन में टोटल कितना है? 720 मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। 0 से 0 कट कर लो, ये 9 पे गया, 8 पे सॉरी, 9 8 जा 72, 9 4 जा, 8 1 जा 8 5 जा, 5 इंटू 4 20 डिग्री। तो तुमने सारे सेंट्रल एंगल निकाल लिए। सबका सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है? उस चीज की वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई में कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का है। उसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तुम्हारे पास सारे एंगल आ गए। फ्रूट ब्रेड का 40 डिग्री, फिर 80, फिर 60, फिर 160, फिर 20 डिग्री। अगर तुम्हारे एंगल सही है या गलत है तुम्हें वो चेक करना है। तो सारे एंगल प्लस करो, सबका सम 360 आया है। अगर 360 आ रहा है मतलब तुम्हारे सारे एंगल तुमने एकदम सही निकाले। ठीक है, अब देखो इसका कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले तुम बनाओगे एक सर्कल। परफेक्ट नहीं बना। सबसे पहले क्या बनाओगे? तुम एक सर्कल बनाओगे, बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे। ठीक है, यहां पर अपने डी को प्लेस करोगे, 40 डिग्री का एंगल बनाओगे। इधर आ जाएगा तुम्हारा 40 डिग्री का एंगल। उसके बाद डी को जो तुमने लाइन बनाई है 40 डिग्री की वहां पर प्लेस करोगे ऐसे और 80 डिग्री का एंगल बना दोगे। 80 डिग्री का तुम्हारा आ जाएगा इस तरह से। ये आ गया तुम्हारा 80 डिग्री का एंगल। अब जो नई लाइन आई है ये 80 डिग्री वाली, इस पर अपने डी को प्लेस करोगे और 60 डिग्री का एंगल बना दोगे। ये आ गया तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल। फिर से जो नई लाइन है उस पे अपना डी प्लेस करोगे और बना दोगे 160 डिग्री का एंगल। ये बन गया तुम्हारा 160 डिग्री का एंगल। फिर जो ये लाइन आई है ये तुम्हारा बन गया 20 डिग्री का एंगल। समझ में आया? तुम्हें सर्कल बनाना है, बीच में डी को प्लेस करना है, हर एंगल को ड्रॉ करते जाओ, जो जो नई लाइन आ रही है वहां पर अपने डी को प्लेस करते जाओ। ये बन जाएगा तुम्हारा पाई चार्ट। समझ में आगे कैसे बनाना है? मेन इसमें क्या है? सेंट्रल एंगल निकालना है, फिर उस एंगल को तुम्हें सर्कल पे बना कर दिखाना है। सिर्फ इजी, खत्म। इसमें तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है, सिर्फ पाई चार्ट है या पाई चार्ट दे रखा है, तुम्हें क्वेश्चन के आंसर करने हैं या तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रखी है, पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। आगे बढ़ जाए तो बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब? इससे पहले तुमने नहीं पढ़ा ना प्रोबेबिलिटी? हाँ, 8th में ही आता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस, संभावनाएं। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ये वीडियो तुम्हारी सितंबर में डल रही है तो बारिश का मौसम चल रहा है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि क्या चांस है आज की बारिश होगी या नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज रात को बारिश होगी या नहीं, तो तुम में से कोई बोलेगा कि सिर्फ 50% चांस है बारिश होने की, कोई बोलेगा 70% चांस है बारिश होने की, कोई बोलेगा सिर्फ 10% चांस है बारिश होने की, क्योंकि सूरज बार बार निकल भी रहा है और सूरज ढल भी रहा है। ठीक है, तो वो सूरज छिप भी रहा है बादलों में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? इट टेल्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कि कोई चीज होगी या नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगी, संभावना हमें पता चलती है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? चांस या फिर संभावना। ठीक है, तो इट मेजर्स द लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर, कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा उसकी डिग्री बताती है हमें प्रोबेबिलिटी, कि क्या संभावना है और क्या संभावना है कि वो नहीं होगा वो इवेंट। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मान लो मैंने कॉइन उछाला, तो कॉइन उछाला तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आए या फिर टेल आए। तो
दोनों के 50-50% चांस है, 50% चांस है कि हेड आए, 50% चांस है कि टेल आएगा। तो ये क्या इनकी प्रोबेबिलिटी है 50-50%। ठीक है, अब आउटकम्स क्या होते हैं? पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मान लो मैंने सिक्का उछाला, मैंने वो डाइस उछाली, तो उसमें जो जो चीजें हमें मिल सकती है, पॉसिबल रिजल्ट, उसके क्या क्या रिजल्ट होंगे, वो ही हमारे आउटकम होते हैं। जैसे कॉइन उछालने के बाद मुझे क्या मिल सकता है, या तो हेड या टेल, तो ये इसके क्या हो गए, आउटकम्स हो गए। अगर मैं डाइस उछालू तो क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6। किसी ने 7-8 नंबर देखे डाई के अंदर? नहीं, सिर्फ 6 तक। तो यही रिजल्ट है आने के, डाइस अगर मैं रोल करती हूँ तो ये क्या है, डाइस के आउटकम्स है। अगर मैं 2 कॉइन उछाल रही हूँ, 2 कॉइन अगर मैं टॉस कर रही हूँ, तो क्या क्या आउटकम आएंगे? या तो दोनों पे हेड आए, या दोनों पे टेल आए, या एक पे हेड एक पे टेल, या पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आए। यही तो आउटकम होंगे। तो आउटकम क्या होता है? पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, मैंने सिक्का उछाला, मैंने 2 सिक्के उछाले, मैंने डाइस रोल करी, तो क्या क्या रिजल्ट है, क्या क्या हमें आ सकता है रिजल्ट में, वही तुम्हारा क्या होता है, आउटकम्स। ये सब क्या है, आउटकम है हर इवेंट के, डाइस उछालने के, 2 कॉइन उछालने के, 1 कॉइन उछालने के। ठीक है, अब है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। P से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, हमने कोई भी इवेंट करा, उसको हमने नाम दे दिया ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट ए क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मान लो मैंने डाइस उछाली, तो डाइस उछालने में मेरे पास क्या क्या आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यही रिजल्ट मेरे को मिलेंगे अगर मैं डाइस उछालूंगी। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़े कौन कौन से नंबर है, एक तो 5 है, एक 6 है, यही दो तो नंबर है 4 से बड़े के फेवर में। अगर मैं बोलूं कि 4 से बड़े नंबर कौन से है, कौन कौन है उसके फेवर में, 5 है और 6 है। तो कितने आउटकम हो गए फेवरेबल, 2, 5 एंड 6। तो ऊपर लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 2 गए, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अपॉन में 6। कट कर लो, 2 1 जा 2 3 जा। प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देनी है कट करके। तो 4 से बड़ा नंबर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3। समझ में आ गया? ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, इवन नंबर की, ऑड नंबर की, प्राइम नंबर की, नंबर लेस देन 2 की, नंबर ग्रेटर देन 2 की, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब जैसे कॉइन में, कॉइन में मैंने तुमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कॉइन अगर मैं एक उछाल रही हूँ तो टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार, एक ही बार आ सकता है टेल। तो 1 अपॉन टोटल आउटकम 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है टेल आने की। तो यही है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। तुम्हारा यही चैप्टर का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम पाई चार्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज 4.1। और वीडियो अगर पसंद आई है, सब कुछ समझ में आए, कंसेप्ट एकदम क्लियर है प्रोबेबिलिटी का और पाई चार्ट का, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अपनी 4.1 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।